साथियों नमस्कार। आज हम काव्य शास्त्र का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, छंद। इससे पहले हमने अलंकार की कक्षा देखी थी। छंद क्या है, इसका स्वरूप क्या है, प्रारंभ कहाँ से होता है और साहित्य में इसकी क्या महत्ता है, ऐसी जानकारी आज हम लेंगे, बिल्कुल ही सामान्य परिचय के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, काव्य शास्त्र में जो छंद है वो एक निश्चित सीमाओं में बंधा हुआ है। एक निश्चित गति है, एक निश्चित लय है, तुकबंदी है, यति है। इस प्रकार के प्रवाह के द्वारा जो रचना की जाती है काव्य में, उसे छंद कहा जाता है। इसके मुख्य प्रणेता जो हैं वो पिंगलाचार्य रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत एक कॉमन जानकारी प्राप्त करेंगे कि छंद है क्या। जैसे एक घड़ी जो है वो निश्चित क्रम में चलती है, उसी प्रकार जैसे पृथ्वी जो है वो भी अपनी गति को नियमित रखती है, उसमें किसी प्रकार का जो है वो फेरबदल नहीं करती। जिस प्रकार हम घर से चलकर आते हैं और अपने कदमों को निश्चित एक दूरी पर रखते हैं, तो सब कुछ नियत है। उसी प्रकार जैसे हम सांस लेते हैं, एक निश्चित क्रम होता है, कितनी देर में दूसरा सांस आएगा। उसी प्रकार जो साहित्य में छंद बनाए जाते हैं, उसमें गति कहाँ होगी, यति कहाँ होगी, तुकबंदी कहाँ होगी, उसमें कितने वर्ण होंगे, कौन से छंद में कितने वर्ण होंगे, ये भी एक निश्चित रूप से बांधा जाता है। उसको ही हम छंद कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमें कि छंद है क्या। तो इसकी सीधी सी परिभाषा जो पिंगलाचार्य दी है वो इस प्रकार बताते हैं कि एक निश्चित गति, यति, लय और तुक के साथ जिस काव्य का निर्माण किया जाता है वह छंद है। तो बात करते हैं शुरुआत में गण की। गण क्या है? तो पिंगलाचार्य ने बताया है कि तीन वर्णों के द्वारा बने एक सार्थक समूह को गण कहते हैं। यह बात होगी इसकी परिभाषा की। दूसरी बात इसमें आती है गति। छंद वाचन में एक निश्चित लय के साथ एक निश्चित लय के साथ एक निश्चित गति के साथ जिस प्रकार हम राष्ट्रगान पढ़ते हैं उसकी एक निश्चित गति होती है। तो छंद वाचन में एक निश्चित गति के साथ काव्य या छंद का पठन किया जाता है। काव्य का पठन किया जाता है, उसे गति कहते हैं।
तीसरी बात हम करते हैं लय। छंद शास्त्र में एक निश्चित गेयता के अनुसार छंद शास्त्र में एक निश्चित गेयता के अनुसार लय का रखना छंद को सर्वोपरि बनाता है। गण, गति, लय और 4 नंबर हम बात करेंगे तुक की। इसके बाद हम बात करेंगे छंद शास्त्र में तुक की क्या महत्ता है। काव्य में वर्णांत के बाद या पंक्ति के बाद स्वरों या वर्णों में जो ध्वनि साम्य होता है उसे ही तुक या तुकबंदी कहा जाता है। तो हमने देखा कि छंद में एक निश्चित गति, यति, लय और तुक समाहित हो उसे ही परिपूर्ण रूप से हम छंद कह सकते हैं। इसके बाद हम 5वां एक यति जो है पॉइंट भी लेते हैं। यति छंद के चरणों में जो ठहराव या विराम होता है उसे यति कहते हैं। तो सामान्य रूप से हमने ये पढ़ने का प्रयास किया है कि छंद का स्वरूप क्या है, गति क्या है, लय क्या है, तुकबंदी क्या है और यति क्या है। ये तो हमारी सामान्य जानकारी की बात हो गई। इसके बाद हमें गण बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा गण 3 वर्णों से बनता है, उसकी मात्राएं कैसे लगती हैं, लघु मात्रा कौन सी होती है, गुरु मात्रा कौन सी होती है, किसको हम छोटा वर्ण माने, किसको बड़ा माने, तो ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे
और इस सूत्र के द्वारा हम जानेंगे लघु गुरु मात्रा के बारे में। छंद शास्त्र में एक सूत्र है, य माताराज भान सलगा, और इसी से मिलाकर के जो है लघु और गुरु की मात्राएं जो है वो निर्धारित की जाती हैं। इसके आधार पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं और इस डायग्राम के अंतर्गत जानेंगे कैसे मात्राएं बनाएं, गण कैसे बनाएं, उदाहरण कैसे लिखें, लघु गुरु का जो है वो हम निर्धारण कैसे करें, कौन सा वर्ण लघु है, कौन सा गुरु है, मात्राएं कैसे बनती हैं। सूत्राक्षर तो इसमें हम ये जानकारी लेंगे कि तीन वर्णों के अनुसार जय माता राज भान सलगा के अनुसार 8 जो है वो छंद किस प्रकार बनाएंगे, लघु और गुरु की मात्राएं किस प्रकार लिखेंगे, कौन सा शुभ और कौन सा अशुभ है। तो देखते हैं गण कौन सा हो गया, ये ऐसे शुरू करेंगे, ये ऐसे शुरू होता है, तीनों को शामिल कर लेंगे तो ये बन जाएगा गण का नाम यगण। जिसे हम पहला नंबर लगा देंगे। इसका सूत्राक्षर हो जाएगा यमाता, 3 वर्णों को मिलाकर के यमाता बना लेंगे। और इसकी मात्राएं जो हैं वो पहली तो है वो लघु है और दूसरी दोनों जो हैं वो गुरु है, क्योंकि इसमें यह छोटा है, अगले दोनों जो हैं उनको मात्राएं लगी हुई हैं, इसलिए इसे हम लघु मान लेंगे। आगे के 2 हैं जो वो हम मान लेंगे गुरु। उदाहरण इसका लिख देंगे हम, जैसे ऐसा उदाहरण लिखना है इसमें पहला अक्षर जो है वो छोटा आना चाहिए या हरिस्व वर्ण होना चाहिए तथा दूसरे 2 जो हैं वो जो हैं बड़े होने चाहिए। तो इसमें हम नाम लिख देंगे, ऐसा नाम लिखेंगे जिसमें पहला वर्ण जो है वो छोटा हो और दूसरे 2 वर्ण जो हैं वो बड़े हो। जैसे हम लिख सकते हैं कोई नाम, जैसे लिखेंगे हम यशोदा लिख देंगे, तो इसमें प्रारंभ का वर्ण जो है वो लघु है और दोनों जो हैं वो शेष बचे हुए वो गुरु हैं। ये जो है छंद शास्त्रियों ने से शुभ के अंतर्गत गिना है, ये छंद जो है वो शुभ है। दूसरा मां से शुरू करेंगे तो इसे मैं के आधार पर अगले 3 ले लेंगे, जैसे मातारा, तो ये दूसरा बन जाएगा मगन, जो कि मैं से शुरू होता है, मगन बन जाएगा। इसे हमें मैं से शुरू होने के कारण मातारा कह सकते हैं, मातारा। और इसमें तीनों ही वर्ण जो हैं वो गुरु हैं, तो इस तीनों की जो मात्रा हम लगाएंगे वो तीनों ही गुरु लगाएंगे। ऐसा एक उदाहरण लिखेंगे जिसमें तीनों ही वर्ण जो है वो गुरु हों। ऐसा कोई उदाहरण हम लिख देंगे, जैसे गुरु 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 तीनों लिखेंगे तो जैसे हम लिख सकते हैं पांचाली, इसमें तीनों ही वर्ण जो हैं वो गुरु हैं। दूसरा भी छंद शास्त्रियों ने जो है इसे शुभ माना है। इसके बाद यह और मां 2 हो गए, ताराज को लेंगे आगे के 3 ताराज, तो तय से शुरू होने के कारण इसे हम तीसरा जो है वो तगन नाम दे देंगे, तगन नाम दे दिया। और इसकी मात्रा जो है वो ताराज है, तो प्रारंभ के 2 जो हैं वो गुरु हैं और अंत का एक जो है वो लघु है। सॉरी, यहां नहीं लिखा जाएगा, यहां हम सूत्राक्षर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा तगण, यानी तय से शुरू होता है, इसे हम तगण लिख देंगे। और इसकी मात्राएं जो हैं वो ताराज, ताराज, तो शुरुआत की 2 गुरु हैं और अंत की एक जो है वो लघु है। इसके आधार पर इसका जो उदाहरण है
वो क्या लिखेंगे हमें, जैसे इसमें उदाहरण लिख देंगे हमें शुरुआत के दो जिसमें गुरु हों, जैसे कोई नाम लिख देंगे हमें जिसमें शुरुआत के दो गुरु हों, जैसे आकाश हम नाम लिख देंगे तो शुरुआत के इसमें जो है वो दो गुरु हैं और अंत का जो है वो लघु है। इसका जो छंद शास्त्रियों ने इसे माना है वो अशुभ माना है। चौघड़िए के अनुसार जो हमारी राशि होती है और राशि के अनुरूप जिस राशि में जो राशि प्रवेश करती है जिस ग्रह में, उसके अनुसार से इन छंदों को शुभ और अशुभ माना गया है। इसके बाद यह माता राज से आगे के तीन लेंगे हमें तो राजभा हो जाएगा। तो चौथे को हम रगण लिख देंगे। रगण की जो है वो मात्रा क्या हो जाएगी, रा जय भा। तो प्रारंभ में गुरु है, मध्य में जो है वो लघु है और बाद में भी इसमें गुरु है। तो इसकी जो है बीच में लघु है, ये भी यहां नहीं आगे आएगा, यानी हम यहां सूत्राक्षर लिखना है तो यहां हो जाएगा राज रगण राजभा। यहां ताराज आएगा, ताराज। और यहां रगण से है वो राजभा आ जाएगा, राजभा, रा जय भा। यानी प्रारंभ का जो है वो गुरु और मध्य का लघु और अंत का जो है वो गुरु। इसमें जो मात्रा किस प्रकार लगाएंगे, हमें प्रारंभ की गुरु लगाएंगे, बीच की हरिश्व लगाएंगे या लघु लगाएंगे और बाद की जो है वो गुरु लगाएंगे। तो इसका जो उदाहरण है वो हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें शुरुआत का जो है वो गुरु हो, मध्य में जो है वो लघु हो और अंत में जो है वो गुरु हो। तो ऐसा कोई नाम हम लिख देंगे, जैसे भावना नाम लिख देंगे। तो इसमें प्रारंभ में जो है वो गुरु है, मध्य में वो है हरिश्व है, लघु है और बाद में अंत वाला भी जो है वो गुरु है। इसे भी अशुभ माना गया है। इसके बाद यह माता रा, रात हो गया। इसके बाद तीन आगे के लेंगे तो ये हो जाएगा जभान। तो जभान को हम लिखेंगे जगण, जगण नाम लिखेंगे सूत्राक्षर में इसका ज भा न। इसके हम मात्रा किस प्रकार लगाएंगे, प्रारंभ में लगाएंगे हमें लघु, बीच में लगाएंगे हमें गुरु और अंत में लगाएंगे हमें लघु। यानी जभान में प्रारंभ में लघु, मध्य में गुरु और अंत में लघु। इसका कोई उदाहरण हम जैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लिखें जिसमें मध्य में गुरु हो, नवीन, नवीन नाम लिख देंगे। यानी नवीन नाम जो है इसमें प्रारंभ में जो है वो लघु है, मध्य में जो है वो गुरु है और अंत में जो है वो लघु है। इसे भी अशुभ माना गया है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद यह माता राज जय तक हमारा हो गया, जभान हो गया। इसके बाद आ जाएगा भानस। तो भानस को हम कह सकते हैं भगण, भानस को भगण कह सकते हैं। सूत्राक्षर में इसे लिखें तो ये हो गया भानस। यानी प्रारंभ में जो है वो गुरु और अंत के दोनों जो हैं वो लघु हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जिसमें प्रारंभ में गुरु हो और अंत में जो है वो दोनों लघु हो। इसका नाम लिखेंगे हमें, यानी भय से है भानस, भानस। यानी प्रारंभ में गुरु और शेष दोनों जो हैं वो लघु। छठा हो गया ये। तो इसमें ऐसा कोई उदाहरण हम लिखेंगे जिसमें प्रारंभ में आता हो गुरु और अंत में दोनों लघु आते हों, ऐसा कोई नाम लिखेंगे। जैसे हम आदर लिख सकते हैं, जिसमें प्रारंभ में क्या है, गुरु है और इसे भी शुभ माना गया है।
इसके बाद सातवां जो है वो हो जाएगा, यानी य मा ता रा जय भा, भा हो गया। नैसल आएगा, नैसल, तो इसमें तीनों ही क्या है, वो लघु हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसे नगण, नगण, नगण लिख दिया। इसके सूत्राक्षर क्या लिखेंगे हमें, नैसल, नैसल। इसके जो है वो वर्ण तीनों ही क्या है, लघु हैं। तो इस तीनों लघु वर्णों के अनुसार हम क्या उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं हम नमन, जिसमें तीनों ही क्या है, लघु हैं, ये भी शुभ माना गया है। इसके बाद हम आठवां और अंतिम गण जो है उसे शामिल करेंगे, यानी आठवां और अंतिम गण इसे मान लेंगे हमें लास्ट का बचा हुआ है जो सलगा, तो इसे सगण मान लेंगे, आठवां सगण, और इसे लगाएंगे स ल गा, यानी प्रारंभ के दो जो हैं वो लघु हैं और अंत का जो है वो गुरु है। तो इसमें ऐसा कोई उदाहरण हम लिखेंगे जिसमें प्रारंभ के दो जो हैं वो हरिस्व स्वर हों, सॉरी वर्ण जो है वो छोटे हों, लघु हो, और अंत का जो है वो गुरु हो। तो ऐसा हम नाम लिख देंगे इसमें, कोई ऐसा उदाहरण जिसमें प्रारंभ के दो छोटे हों, जैसे इसे लिख दें हमें विमला, तो इसमें प्रारंभ के दो छोटे हैं, छोटे की मात्रा के कारण ये छोटा गिना जाएगा, और ला जो है वो गुरु माना जाएगा, और इसे भी अशुभ माना गया है। तो इस प्रकार से हमने आज छंद के कॉमन जो मात्राओं से संबंधित जो कॉमन जानकारी थी वो प्राप्त की। गति, यति, लय, तुक और मात्राएं किस प्रकार बनाई जाती हैं, छंद के अंतर्गत कौन सी लघु मात्रा मानी जाती है, कौन सी गुरु मानी जाती है, कितने वर्णों को मिलाकर के एक छंद बनाया जाता है, उसके उदाहरण हम किस प्रकार लिख सकते हैं, लघु के चिन्ह कौन से हैं, गुरु के चिन्ह कौन से हैं। इस प्रकार से हमने ये एक कॉमन सी जानकारी जो है वो प्राप्त की। अब हम इससे आगे की जो बात करेंगे उसमें छंद जो हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, छंद कौन कौन से हैं, छंद कितने प्रकार के हैं, मात्रिक कौन सा है, वर्णिक कौन सा है, इस प्रकार की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं इसमें छंद के प्रकार। यहां हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉमन सी बात है, छंद जो हैं वो दो प्रकार के माने गए हैं। छंद दो प्रकार के माने गए हैं। पहला जो है वो मात्रिक छंद और दूसरा जो है वो वर्णिक छंद है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं की गिनती की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहा जाता है, तथा जहां वर्णों की गिनती की जाती है उन छंदों को वर्णिक छंद माना जाता है। मात्रिक छंद भी जो हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद के प्रकार, यानी मात्रिक छंद जो हैं वो तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो है
सममात्रिक छंद, दूसरा जो है वो है अर्ध सम मात्रिक छंद, और तीसरा जो है वो है विषम मात्रिक छंद। यहां हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जिस छंद में वर्णों की मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है वो सममात्रिक छंद होता है, और जिस छंद के चरणों में आधे चरणों की मात्राएं समान और आधे की असमान, वहां अर्धसम मात्रिक छंद होता है। और ऐसा छंद जिनकी चारों चरणों की जो मात्राएं हैं आपस में नहीं मिलती उसे विषम मात्रिक छंद कह सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में या माने कि ये 4 चरण हैं, जैसे इसमें 16 मात्राएं यदि हैं दोनों चारों चरणों में को मिलाकर के, दोनों लाइनों में और चारों चरणों को मिलाकर के 16 हैं, तो इसका मतलब ये छंद जो है वो सममात्रिक है, क्योंकि दोनों में मात्राएं जो है वो समान है। और यदि किसी छंद में जैसे 4 चरण है 2 पंक्तियों में, जैसे इसमें 11 मात्राएं हैं, इसमें 13 है, इसमें 11 है और इसमें 13 है, यानी 13 तो मिल रही है, 11 मिल रही है, लेकिन समान रूप से नहीं मिल रही, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये अर्ध सम है, यानी इसके आधे चरणों की मात्राएं जो है वो समान है। या फिर विषम मात्राएं जैसे कह सकते हैं, जैसे 4 चरण है, किसी में 12 मात्राएं हैं और किसी में 7 मात्राएं हैं, दोनों में नहीं मिलती, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो है वो विषम मात्रिक छंद है। तो कॉमनली हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि जिस चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं, और जिस चरण के आधे चरणों की मात्राएं समान रूप से मिलती हैं उन्हें हम अर्धसम कह सकते हैं, और बिल्कुल भी दोनों चरणों की मात्राएं समान रूप से नहीं मिलती उसे हमें विषम मात्रिक छंद कह सकते हैं। आज बात करते हैं हमें कि मात्रिक छंद जो है वो कौन कौन से हैं और वर्णिक छंद जो है वो कौन कौन से हैं। तो एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जैसे 2 सो चो रो को दो सो चो रो को ब छ गीत और हरि गीत, यानी कि ये जो छंद हैं वो मात्रिक छंदों में गिने जाएंगे। जैसे दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, रोला है, कुंडलिया है, बरवे है, छप्पे है, गीतिका है, हरि गीतिका है। ये जो छंद हैं वो मात्रिक छंद के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब हमें इन मात्रिक छंदों की अलग अलग विशेषता और अलग अलग चरणों के जो है भाग और उनकी मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि दोहा छंद है, इसमें कितनी मात्राएं और कहां पर यति होती है। वैसे ही सोरठा की क्या विशेषताएं हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, अंत में लघु आता है या गुरु आता है, रोला की क्या विशेषताएं हैं, कितने वर्णों से मिलकर के बनता है, यति कहाँ लगती है, कुंडलियों की क्या पहचान है, बरवे की क्या विशेषताएं हैं, छप्पे छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, कहाँ विराम होता है, गीतिका की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पर हम गति यति लगाएंगे, या हरि गीतिका की क्या विशेषताएं हैं। इस प्रकार से हम इन सारे ही छंदों को जो कि मात्रिक छंद के अंतर्गत हैं, इनकी आज आप हमें अगली क्लास में इसकी जो है वो थोड़ी जानकारी लेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आ जाओ सर। होगी आधी घंटा की।